नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। आज से हम लोग जीएस के प्रश्नों पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये जीएस के प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये पीसीएस आरओ है ना, मतलब पीसीएस की परीक्षाओं में और आरओ की परीक्षाओं में और एसएससी की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के संकलन पर आज हम लोग डिस्कशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हो सकता है आज थोड़ा क्वालिटी के साथ समझौता हो, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो जो जहाँ कहीं से भी ये क्लास देख रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आगे चलकर बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए ये क्लासेस होने वाली हैं। तो देखते हैं जीएस के प्रश्नों में आज कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। ठीक है, आज ये पहला ही क्लास है, पहले क्लास से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए भाई देखते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज का क्या है, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जॉन साल्क, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। तो इसमें से किसने खोज करी थी भाई? तो इसमें से किसने खोज करी थी? तो आप बताएंगे जॉन साल्क। ठीक है, राइट आंसर है जॉन साल्क। जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज करी थी। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो कह रहा है जॉन साल्क ने 1954 में पोलियो के टीके की खोज की थी। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। वे इंग्लैंड के निवासी थे। और टीबी बैक्टीरिया की खोज जो है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके का पता लगाया था। चेचक का जो टीका है वो खोजा है जिसने? एडवर्ड जेनर ने। तो ये चारों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पोलियो का टीका जॉन साल्क। ठीक है, उसके अलावा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग कॉपी पेन रख के भी बैठ सकते हैं, जो अन्य फैक्ट हों उन्हें आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे जो सत्यमेव जयते है वो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है और इसे लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषदों का ही एक भाग है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। ठीक है, और भगवद गीता क्या है? तो इसमें कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। आइए हम और उपनिषदों के बारे में और उनके विषयों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या है? तो आप बताएंगे यम नचिकेता संवाद दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है? तो आप बताएंगे इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है और तमसो मां ज्योतिर्गम है। ये बात भी आपकी बृहदारण्यक उपनिषद में ही कही गई है। छांदोग्य उपनिषद में क्या है? तो आप बताएंगे इसमें सत्यकाम जवाली की कथा है। जवाली गौतम ऋषि के शिष्य थे और इनकी माँ अनब्याही माँ थी। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में क्या है? तो आप बताएंगे इसमें उद्दालक, आरुणि और श्वेतकेतु संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में ही पहले 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से पहले 3 आश्रम? तो आप बताएंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जबकि जवालोपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का विवरण दिया गया है। ठीक है, श्वेतासुर उपनिषद में, श्वेतासुर जो उपनिषद है इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा लाया गया, और इस उपनिषद में पहली बार मोक्ष पर चर्चा करी गई थी। मोक्ष शब्द जो है वो आपको श्वेतासुर उपनिषद में मिलता है। तो हम लोगों ने सत्यमेव जयते को जाना कि सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा प्रमुख उपनिषदों से कौन कौन सी बातें ली गई हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनका भी संकलन हम लोगों ने इसमें किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो कह रहा कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक जो है वो 78 ईस्वी में हुआ था और इसी समय से शक संवत का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या है इसका व्याख्या। तो कह रहा है मोरोत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण शासक सर्वाधिक महत्वपूर्ण
स्थान रखता है। कुषाण शासक यूची कबीले से संबंधित थे, यूची कबीले से संबंधित थे, जैसे तोरबीर भी कहा जाता है। इनका मूल निवास स्थान उत्तरी मध्य एशिया में चीन के आसपास था। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि में अत्यंत विवाद है, अत्यंत विवाद है। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि उसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। इसी वर्ष उसने शक संवत, है ना, इसी वर्ष उसने क्या किया था, शक संवत भी चलाया था, जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगले प्रश्न में कह रहा है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो आप बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, बाबर। ठीक है, हालांकि बाबर को पहले आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन जब उसकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किया जा रहा था तो उसमें ये बात जो है जानकारी में आती है कि उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसका जो है मकबरा कहाँ बनाया जाए, काबुल में बनाया जाए, इसीलिए उसका मकबरा अंतिम तौर पर काबुल में बनाया गया था। ठीक है, देखिएगा बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में है, शाहदरा में बनाया गया था, जो उस समय भारत का ही अंग था। ठीक है, वर्तमान में तो लाहौर चला गया है पाकिस्तान में, लाहौर के शाहदरा में है, लेकिन जब ये मतलब जो बोल सकते हैं कि ये भारत का हिस्सा ही रहा था, तो इसे आंसर नहीं माना गया था। आंसर किसे माना गया था, बाबर को, क्योंकि बाबर का जो मकबरा है वो बना हुआ है काबुल में, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो कौन था भाई ब्रिटिश गवर्नर, ठीक है, सॉरी ब्रिटिश गवर्नर नहीं है, क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। गवर्नर होता तो आसान हो जाता, गवर्नर कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग, लेकिन इसने पूछा है प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। कौन थे, पामस्टर्न। ठीक है, पामस्टर्न थे। देखते हैं भाई क्या है, तो कह रहा है 11 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया था। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने बरेली में रोहलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, लखनऊ में हजरत बेगम महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टर्न थे, पामस्टर्न। ठीक है, और अगर पूछा जाता कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि वायसराय तो 1858 के बाद बनेगा, तो आप बताएंगे उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, जनरल, तो गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कैनिंग था, और यही फिर पहला वायसराय बना था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो आप बताएंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप बताएंगे अरावली पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत। देखते हैं व्याख्या इसकी। कह रहा है भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। जैसे जब आप देखेंगे इस तरीके से भारत को, ठीक है, जब आप इस तरीके से भारत को देखेंगे तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है, ये है अरावली पर्वत। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू है, सर्वोच्च चोटी माउंट आबू है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह पर्वत अब अपर्दन और आच्छादन के कारण घिस पिटकर काफ़ी नीचा हो गया है। इसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। कौन से युग में हुआ है, कैलिडोनियन युग में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, सूर्योदय का देश कौन सा है, तो आप बताएंगे जापान। राइट आंसर क्या होगा, जापान। सूर्योदय का देश क्या होगा, जापान। चलिए देखते हैं व्याख्या। व्याख्या क्या है, तो कह रहा है नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि के सूर्य का देश। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे नॉर्वे में
अर्धरात्रि में एक बार सूर्य पुनः चमकने की घटना होती है, इसीलिए इसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। फिर है जापान। जापान को कहा जाता है उगते सूर्य का देश या फिर सूर्योदय का देश, या फिर इसी को निप्पन भी कहा जाता है, निप्पन। ब्रिटेन को कहा जाता है डूबते सूर्य का देश, और फिनलैंड को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ उपनाम है जो ऑप्शन में दिए गए क्वेश्चंस में से ही हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब देखो जो 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए थे, हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो आप बताएंगे भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में कई बदलाव किए गए थे। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना ही रखना है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य किया गया। भारत के वर्णन में प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर भारत के वर्णन में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़े गए। ठीक है, देखो पहले क्या था, पहला था संप्रभु लोकतंत्र था, अब क्या हो गया, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। ठीक है, पहले संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, अब समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। ठीक है, राष्ट्र की एकता के स्थान पर क्या किया गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में हो गए हैं 11। ठीक है, वर्तमान में क्या हो गए हैं 11। 86 में संविधान संशोधन के द्वारा आपका 11वां मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़ दिया गया है। अब और क्या हुआ था, तो आप बताएंगे शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ये पहले होते थे राज्य सूची में, अब किसमें आ गए, समवर्ती सूची में। ठीक है, आप देखेंगे 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके तहत 3 प्रकार की सूचियों का प्रावधान किया गया है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, है ना। तो उसी में से क्या हुआ था, राज्य सूची के ये विषय थे जिन्हें समवर्ती सूची में लाया गया था। इससे फर्क क्या पड़ेगा, पहले इन पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार था, अब क्या होगा, समवर्ती सूची में आने के बाद क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने का, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वाला। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि शक्तियों के विभाजन के लिए क्या हुआ है, 3 सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी, एक है संघ सूची, है ना, संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। फिर होती है राज्य सूची, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार क्या होता है, राज्यों का होता है। फिर होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना देते हैं तो केंद्र वाला प्रभावी होगा। ठीक, अगर कोई ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल ना हो, उसी को कहा जाता है अवशिष्ट विषय, उसी को क्या कहा जाएगा, अवशिष्ट विषय कहा जाएगा। ठीक है, और अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट जो विषय है या अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं, तो आप बताएंगे भारत के संबंध में और संसद में निहित है, और इनके लिए एक आर्टिकल लिखा गया है, आर्टिकल 248। ठीक है, चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन 3 विषयों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, संसद को दिया गया है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्य व्यवस्थापिकाओं को होता है। समवर्ती, यहाँ सामान्यतः शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि विशेष परिस्थितियों में केंद्र भी इन पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची का महत्व तो क्षेत्रीय और संघीय दोनों ही दृष्टियों से है। इस सूची के विषयों पर संघ व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों कानूनों में विरोध उत्पन्न होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय
बचते हैं जिनका संबंध इन तीनों अनुसूचियों से नहीं है, ऐसे विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संसद का होगा। तो एक तो बात ये हो गई कि अवशिष्ट शक्तियों के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 248। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो कह रहा कार्य में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? कार्य में जो बैक साइड मिरर लगा होता है, पीछे की चीज़ें देखने के लिए जो मिरर लगा होता है, उसमें किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण। किसका प्रयोग किया जाएगा? उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या है उत्तल दर्पण के लिए। व्याख्या कह रही है कारों में पीछे से आती हुई मोटर गाड़ियों के दृश्य अवलोकन के लिए ड्राइवर के दाईं ओर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? गोलीय प्लेट के अवतल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर बनाया जाता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब अवतल दर्पण देखिए ये क्या है? ये कह रहा है गोलीय प्लेट की उत्तल सतह पर परावर्तक पॉलिश की जाती है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। यह प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर दर्पण तथा द्वितीय फोकस के बीच बनता है। समतल दर्पण क्या है? कह रहा कांच की समतल प्लेट की एक सतह पर परावर्तक पॉलिश की जाती है। बेलनाकार दर्पण की कोई स्पष्ट आकृति नहीं होती है बल्कि गोलीय होती है। ठीक है, चलिए एक्चुअल में दर्पण होते हैं दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए क्या है अगला है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे ये खोज की है एडवर्ड जेनर ने, है ना, एडवर्ड जेनर ने करी है। देखते हैं व्याख्या इसकी क्या है। तो कह रहा है जॉन सॉल्क ने 1954 में पोलियो के टीके का इजाद किया था। इन्होंने पोलियो का टीका खोजा था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, इंग्लैंड के निवासी थे। और टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। एडवर्ड जेनर ने, हमारा क्वेश्चन क्या था? चेचक की खोज किसने की थी? तो चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई? तो कह रहा निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा सकते? रेशे को कौन से जानवर अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? तो आप बताएंगे सूअर। कौन? सूअर नहीं पचा पाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है भाई। तो व्याख्या में कह रहा है कि सूअर एक ऐसा जानवर है जो रेशे वाले खाद्य वस्तुओं को नहीं पचा पाता है। घोड़ा, जो घोड़ा होता है, घोड़ा किसी गांठ वाली वस्तु को नहीं पचा पाता है। सूअरों की शारीरिक संरचना इस प्रकार की है कि उनकी रेशे की पाचन शक्ति लगभग नगण्य होती है। बकरी, गाय ऐसे जानवर हैं जो रेशे और गैर रेशे दोनों ही तरह के खाद्य पदार्थों को पचाने में सक्षम है। अब यहाँ से देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कह रहा है जुगाली करने वाले पशु रेशे का पाचन कर लेते हैं, जबकि सूअर जुगाली नहीं करता है। इसीलिए वो क्या करता है? इसीलिए वह रेशों का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। अगला प्रश्न क्या है? तो कह रहा है मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? मंडल आयोग रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो आप बताएंगे की गई थी 1980 में। ठीक, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या है। तो व्याख्या में कह रहा है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जनता पार्टी सरकार ने 1978 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब रिपोर्ट प्रस्तुत की है? 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मंडल आयोग ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के साथ साथ अन्य कई अनुशंसाएं भी की थी, जो इस प्रकार है। पहली क्या है? शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। दूसरा, ओबीसी उद्यमियों को ऋण व तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ऐसी शैक्षणिक सुविधाएं जो ओबीसी छात्रों की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का समन्वयन कर सके। पृथक कोचिंग सुविधाएं, प्रगतिशील भूमि सुधार और ग्रामीण लघु उद्यमियों को ऋण एवं सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। ऐसी कई सारी सिफारिशें इन्होंने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है।
कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट NRDI कहाँ पर है? तो कह रहा है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में अन्य संस्थान जो स्थित हैं उनमें राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान है और कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान यहीं पर स्थित है। तो आज की श्रृंखला के जो 15 प्रश्न थे जिन पर हमें चर्चा करनी थी वो यहीं पर समाप्त हुए। अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है, अब धीरे धीरे इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और ये नियमित रूप से क्लासेस आते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और काम करने वाले हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एक सीरीज अलग से लेके आएंगे। जैसे ज्योग्राफी या मान लो जैसे इतिहास हो गया तो पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनके मैक्सिमम क्वेश्चन का संग्रह हम लोग लेके आएंगे और संभावित प्रश्नों पर भी बात करेंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी का भी ये जो सीरीज है ये मिक्स क्वेश्चंस की है जिसमें 15 क्वेश्चन रहा करेंगे और ऐसी संभावना रहेगी कि ये रेगुलर रूप से आपको मिलते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के संग्रह के साथ अगली क्लास में। तब तक आप अपना सब ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।